नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुमार आर्यन और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को अच्छे से समझेंगे। ये है क्या, अभी जो न्यू रिपोर्ट आया है दिसंबर में, इसका क्या क्या हाइलाइट्स है उसको भी समझेंगे। देखिए, मेरा पढ़ाने का तरीका मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये रिपोर्ट है क्या। रिपोर्ट के अंदर का कंटेंट आपको याद हो जाएगा। रिवीजन करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं रिवीजन ऑलरेडी करा दूंगा। इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। ये मैं कैसे कह सकता हूँ, आप मेरा नोट्स लिख सकते हैं, जिस नोट्स से मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। ये है नोट्स। ये जो नोट्स है इसमें मैंने पूरे रिपोर्ट को एक पेज में खोल के रख दिया है। अब आप क्या करोगे, इसको देखोगे एक बार, उतना ही आपको काम है। बाकी ये वीडियो देखो कंप्लीट, मैं आपको समझा देने वाला हूँ। और ये रिपोर्ट क्या है और अभी जो रिपोर्ट आया है उसका हाइलाइट्स क्या है, वो सब आपको क्लैरिटी मिलेगी सिंप्लीफाइड वर्जन में। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोगों का एजेंडा है क्या, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। हम लोग सबको जानते हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये आरबीआई रिलीज करता है, साल में 2 बार रिलीज होता है, एक जून में और दूसरा दिसंबर में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस रिपोर्ट को समझने के लिए कि पहले ये जाने कि ये रिपोर्ट है क्या। क्या हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि रिपोर्ट है क्या। और दूसरा कि अभी जो रिपोर्ट आया है उसका क्या क्या हाइलाइट्स है, ये भी जानना जरूरी है। इसीलिए तो आप मेरे पास आए हो। तो ये दोनों याद कराना मेरा जिम्मेदारी है। स्टार्ट करते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये है क्या। ये कुछ नहीं है, ये एफएसडीसी का सब कमेटी का एक असेसमेंट है। उन्होंने कुछ असेसमेंट किया है और उस असेसमेंट का रिजल्ट डाल दिया है रिपोर्ट के फॉर्म में। तो ये क्या है, ये रिपोर्ट एक असेसमेंट है। किसका, एफएसडीसी का सब कमेटी का। एफएसडीसी अब क्या है, एफएसडीसी का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ये कमेटी जो है ये देश में जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको मॉनिटर करती है। यानी कि देखिए देश में क्या क्या चल रहा है, जो हमारे बैंक्स हैं, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो एनबीएफसी है, ये कहीं डूब तो नहीं जाएंगे, क्या ये ठीक से ग्रो कर रहे हैं, क्या इन फ्यूचर में इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला है, कहीं हम लोगों का इकोनॉमी डाउन तो नहीं चला जाएगा। तो ये सब चीज़ों को देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए ये काउंसिल है, एफएसडीसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये क्या करता है, मॉनिटर करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हमारे देश में। प्लस अकेले तो ये नहीं कर पाएगा, तो ये जो भी रेगुलेटर्स है फाइनेंशियल सेक्टर में उन लोगों का मदद लेता है, जैसे आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई। तो इन लोगों का, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर हैं, उन लोगों से मदद ले करके मॉनिटर करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। बहुत क्रूशल हो गया तब तो इसने एक असेसमेंट किया है, उस असेसमेंट को पब्लिश किया है, जिसका नाम हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, तो ये जो एफएसडीसी है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो काउंसिल है ये रघुराम राजन कमेटी के द्वारा प्रपोज्ड थी, उसी से ये बना है। रघुराम राजन कमेटी के द्वारा बना है। इसका क्या क्या काम है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मॉनिटरिंग और दूसरा इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन। सब कमेटी हेड है आरबीआई गवर्नर और कमेटी चेयरमैन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। सब कमेटी हेड है आरबीआई गवर्नर और सब कमेटी का ही तो ये असेसमेंट है जो हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के नाम से, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या पता चल गया कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है क्या। ये कुछ नहीं है, ये एक असेसमेंट है। किसका, एफएसडीसी का सब कमेटी का। ठीक है, अब इसके अंदर का कंटेंट क्या है, ये जो रिपोर्ट आता है इसके अंदर रहता क्या क्या है, ये भी जानना जरूरी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में क्या क्या रहता है, कंटेंट क्या है, वो भी जानना जरूरी है, वो भी जान लेते हैं। 3 चैप्टर्स रहते हैं इसमें, इस रिपोर्ट के अंदर 3 चैप्टर्स आपको मिलेंगे और दूसरा एक सर्वे मिलेगा जिसका नाम है सिस्टमिक रिस्क सर्वे। 3 चैप्टर्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। एक है माइक्रो फाइनेंस रिस्क, दूसरा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साउंडनेस एंड रेजिलियंस के बारे में, और तीसरा है रेगुलेटरी इनिशिएटिव इन फाइनेंशियल सेक्टर। मेरे से यहाँ थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ पर माइक्रो नहीं, यहाँ पर मैक्रो होनी चाहिए, तो इसे आप एक बार देख लेना, ये मैक्रो है। तो मैक्रो फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साउंडनेस और रेजिलियंस के बारे में, और तीसरा रेगुलेटरी इनिशिएटिव इन फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, और अलग से एक सर्वे भी इसमें इंक्लूडेड रहता है, जिस सर्वे में
हम लोग रिस्क को चेक करते हैं कि हमारा जो भी इकोनॉमी है, जो भी हम लोग का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, एनबीएफसी है, उसमें कुछ कुछ रिस्क है। रिस्क को देख लेते हैं। रिस्क देखने से क्या होगा, रिस्क देखेंगे तभी तो हम लोग को मालूम चलेगा कि हाँ यार ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ग्रोथ कर रहा है। अगर हम लोग रिस्क ही चेक नहीं करेंगे तो मालूम ही नहीं चलेगा कुछ। इसीलिए रिस्क चेक करते हैं। तो रिस्क को चेक कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोल रहे हैं सिस्टमिक रिस्क सर्वे। इसमें हम लोग ग्लोबल रिस्क चेक करते हैं, फाइनेंशियल चेक करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क चेक करते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिस्क चेक करते हैं और जनरल रिस्क चेक करते हैं। ये जितने भी रिस्क हैं इसको एलेबरेट मैनर में मैंने डाल रखा है एक टेक्स्ट फॉर्मेट में, वो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। यहाँ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ एक समरी है और यही समरी को मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप एक बार देखोगे तो उसके बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। और ये मेरा गारंटी है कि वहां पर भी आपको बहुत शॉर्ट मिलेगा, बहुत शॉर्ट। आपको क्रक्स दे दिया गया है, आपको इसके अलावे और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग बर्ड आई व्यू ले लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है। हम लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को देखें कि ये है क्या। ये एफएचडीसी का सब कमेटी का एक असेसमेंट है और कुछ नहीं, असेसमेंट है। ठीक है, ये जो असेसमेंट ये करता है एफएचडीसी, ये फाइनेंशियल सेक्टर के जो रेगुलेटर्स हैं उनके साथ मिल करके करता है, क्योंकि ये अकेले तो कर नहीं पाएगा। ये एफएचडीसी जिसका है नाम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये रघुराम राजन कमेटी के द्वारा बनाया गया था। इसका क्या काम है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मॉनिटर करना और दूसरा इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन करना, अलग अलग रेगुलेटर्स के साथ मिलकर के काम करना। सब कमेटी जिसका ये असेसमेंट है उसका हेड कौन होगा, आरबीआई गवर्नर। आरबीआई ही रिलीज करा है रिपोर्ट, तो उसका सब कमेटी हेड भी आरबीआई गवर्नर होगा। कमेटी चेयरमैन है फाइनेंस मिनिस्टर। हम लोग ये जान गए कि ये है क्या। ठीक है, इसके अंदर का कंटेंट क्या है, 3 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। पहला मैक्रो फाइनेंशियल रिस्क, दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, साउंडनेस एंड रेजिलियंस, और तीसरा रेगुलेटरी इनिशिएटिव इन फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये 3 चैप्टर है ना, ये 3 चैप्टर को अलग अलग हम लोग देखेंगे, क्योंकि हाईलाइट्स में यही तो रहेगा। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि एक रिपोर्ट है जिसका कंटेंट है मैक्रो फाइनेंस रिस्क, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और रेगुलेटरी इनिशिएटिव। तो अब जो रिपोर्ट आया है उसमें भी तो यही 3 चीज रहेगा, तो वही 3 चीज को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, तो उसको हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए अब हम लोग इसका हाईलाइट्स को देखते हैं, क्या हम लोग को क्लियर हो गया। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है ये हम लोगों को क्लियर हो गया। अब इस बार का रिपोर्ट में क्या क्या आया है उसको देख लेते हैं, हाईलाइट्स देख लेते हैं। चलिए हाईलाइट्स देखने की बारी आ गई है हमारी। चलिए हाईलाइट्स देखते हैं। तो मैंने कहा था कि कंटेंट्स में 3 चीजें हैं, एक माइक्रो फाइनेंशियल रिस्क, दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और तीसरा रेगुलेटरी इनिशिएटिव। तो पहला है माइक्रो फाइनेंशियल रिस्क। अब यहाँ पर क्या है, रिस्क देख रहे हैं, कितने सारे रिस्क हैं। तो ग्लोबल लेवल पे देख लेते हैं, इंडिया लेवल पे देख लेते हैं। ग्लोबल पे तो भाई बहुत टेंशन है, इसीलिए मैंने ग्लोबल में रेड रेड कर रखा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रेड रेड कर रखा है, क्योंकि वहां बहुत टेंशन है। क्या क्या टेंशन है भला देख लेते हैं वो भी। पहला टेंशन है रिसेशन। बहुत सारे कंट्रीज में रिसेशन आ गया है, जिसकी वजह से वहां का जो भी फाइनेंशियल सेक्टर है उस पर भी इंपैक्ट आ रहा है। दूसरा जियोपॉलिटिकल टेंशन। जियोपॉलिटिकल टेंशन का मतलब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारा वार हो रहा है, जैसे कि रशिया यूक्रेन वार हो गया, जिसके वजह से क्या हुआ कि ऑयल प्राइसेस बढ़ गए। ठीक है, उसके बाद कुछ ग्रेन का प्राइसेस भी बढ़ गया, उनका सप्लाई इफेक्ट हो गया। तो इसके वजह से तो फाइनेंशियल सेक्टर पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए ग्लोबली जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत बड़ा रीजन है। उसके बाद जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। जैसे जैसे ये वार हो रहा है तो बहुत सारे कंट्रीज अपना पक्ष ले ले रहे हैं, तो ये बट जा रहे हैं। कोई बोल रहा है कि हम तो रशिया के साथ हैं, हम तो रशिया के साथ हैं, कोई बोल रहा है हम तो यूक्रेन के साथ हैं, यूक्रेन के साथ है। तो तुम लोग जब बंट जाओगे तब तो जो भी हम लोगों का ट्रेड है वो सब भी तो इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पर ग्लोबल रिसेशन आ रहा है। तीसरा जो है फिस्कल इम्बैलेंस एंड पब्लिक डेट। सिंस वार हो रहा है तो पब्लिक डेट बढ़ गया है। पब्लिक डेट का मतलब सरकार जब कर्जा लेती है, तो अब सरकार कर्जा लेगी क्योंकि वॉर है। बहुत सारे कंट्रीज जहां जहां वॉर चल रहा है वो लोग तो कर्जा लेगी, और कर्जा लेगी तो पब्लिक डेट बढ़ेगा, है ना, उन पे बोझ बनेगा, तो फिर फाइनेंशियल सेक्टर इम्पैक्ट कर जाएगा। इस वजह से ग्लोबली ये सब टेंशन चल रहा है। अब इंडिया में क्या क्या है भला, इंडिया में भी कोई टेंशन है क्या, वो भी देख लेते हैं। इंडिया में सब कुछ हरा हरा है, इसका मतलब सब कुछ अच्छा है। क्या क्या अच्छा है वो देख लेते हैं, और क्यों अच्छा है वो भी देख लेंगे।
अभी चलिए देखते हैं कि क्या क्या अच्छा है। पहला तो डोमेस्टिक कंजम्पशन इंडिया का बहुत बढ़ गया है। डोमेस्टिक कंजम्पशन मतलब देखिए अभी दुर्गा पूजा आया था, दिवाली आया, उसके बाद हम लोगों का दिसंबर में भी हम लोगों का कुछ त्योहार होता है, फिर मकर संक्रांति आया। इसमें हम लोग कंजम्पशन बहुत करते हैं, मार्केट जाते हैं, खूब खरीदते हैं, इससे कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो और स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आप मनी सर्कुलेशन बढ़ा रहे हैं, बहुत कंजम्पशन कर रहे हैं, तो मनी सर्कुलेशन बढ़ रहा है, और मनी सर्कुलेशन अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा बैंक बनेगा, एफआई अच्छे स्ट्रांग होने लगेंगे, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्ट्रांग होगा। ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट कैपेक्स भी बढ़ रहा है। गवर्नमेंट कैपेक्स का मतलब गवर्नमेंट बहुत सारे रोड्स बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रही है, बहुत सारी स्कीम्स ला रहे हैं, तो वो लोग बहुत सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जिनसे क्या होगा कि बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लेबर लोग काम करने लग जाएगा, है कि नहीं? तो उन सब से क्या होगा कि फाइनेंशियल हम लोग अच्छी स्थिति में आ सकेंगे, और इस तरह से कंट्री ग्रो कर पाएगा, बैंक्स भी ग्रो कर पाएगा। अगर मान लीजिए कि सब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है, ठीक है, कहीं कहीं काम मिल रहा है, सब एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं मिल रहा है, लेबर लोग भी काम कर रहा है, तो लेबर लोग अगर काम करेगा तो वो अपना पैसा कहीं जमा करेगा, बैंक में ही ना जमा करेगा, तो बैंक लोन दे पाएगी आगे। तो इस तरह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और स्ट्रांग हो पाएगा। तीसरा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने कहा कि कोई लेबर काम कर रहा है तो वो लेबर अपना पैसा जमा कराएगा बैंक में, और बैंक फिर लोन देगी, तो लोन किसको देगी? प्राइवेट लोगों को देगी, और वो प्राइवेट लोग लोन लेकर के क्या करेंगे? बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कहीं पर खर्चा करेंगे, तो फिर से हम लोग का इकोनॉमी बूस्ट होगा, इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगा, है कि नहीं? फिर इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन एक टेंशन वाली बात होती है, लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेशन क्यों अच्छा है? इन्फ्लेशन क्योंकि 5% में ही है। हम लोग का जो इन्फ्लेशन टारगेट है आरबीआई का, वो क्या है? 2% से लेकर 6% तक, तो वो टारगेट के अंदर है, क्योंकि 5% ही है, तो इसीलिए इन्फ्लेशन भी हम लोग का अच्छा है, तो हम लोगों का इकोनॉमी ठीक है। अभी एक्सपोर्ट भी हम लोग का अच्छा हो रहा है, यानी कि हम लोग दूसरे कंट्रीज को बेच रहे हैं ज्यादा। तो अगर ज्यादा बेच रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 750 बिलियन हम लोग बेच चुके हैं, एक्सपोर्ट हम लोग का हो गया है, तो जितना स्ट्रांग एक्सपोर्ट होगा उतना स्ट्रांग हम लोगों का इकोनॉमी होगा। क्यों? क्योंकि जितना हम लोग बाहर में एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन फॉरेन करेंसी हम लोग के पास आएगा, फॉरेक्स रिजर्व हम लोग का बढ़ेगा, तो हम लोग इकोनॉमी में स्ट्रांग हो जाएंगे, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हम लोग का स्ट्रांग हो जाएगा। तो इंडिया में लगभग लगभग हर चीज ठीक है। तो ये जो हम लोग माइक्रो फाइनेंशियल रिस्क देख रहे थे, वहां पर ग्लोबल लेवल पे तो कुछ प्रॉब्लम्स है। क्या क्या प्रॉब्लम्स है एक बार आप देख लो। रिसेशन आ गया है, जियो पॉलिटिकल टेंशन हो रहा है, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, देश अलग अलग गुट में बढ़ जा रहे हैं, और फिजिकल इम्बैलेंस है, और पब्लिक डेट भी बढ़ रहा है। इंडिया में कंजम्पशन बढ़ गया तो हम लोग खुश हैं, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया है, क्योंकि बैंक के पास ज्यादा पैसा आ रहा है तो बैंक लोन भी दे रहा है, इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल है, और एक्सपोर्ट भी हम लोग का अच्छा है। ठीक है। तो ये हम लोग का मैक्रो फाइनेंशियल रिस्क कवर हुआ। अब हम लोग दूसरा कंटेंट देख रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, साउंडनेस एंड रेजिलियंस। क्या हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ठीक है, स्टेबल है, कहीं वो गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, वो रेजिलियंट है? रेजिलियंट का मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वो वापस से ठीक हो सकता है, ये है रेजिलियंस। तो हम लोग रेजिलियंस चेक कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब बैंक, एफआई, है ना? तो इस रिपोर्ट के मुताबिक हमारा जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है वो रेजिलियंट है, कि कोई प्रॉब्लम होगा तो वापस से ठीक हो जाएंगे। तो अगर इतना बड़ा बात कह रहा है तो उसका कुछ रीजन बताएगा ना, तो रीजन बताया है। रीजन क्या क्या है वो भी देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि हम लोग का फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम रेजिलियंट है। वो क्यों है? क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, और हम लोग का जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गया, हाँ, जो भी इंस्टीट्यूशन है ये स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग कैसे मालूम चलेगा कोई चीज स्ट्रांग है? स्ट्रांग तो तब मालूम चलेगा जब देखेंगे कि यार प्रॉफिट है भी कि नहीं, हाँ, उसके बाद इसका कितना लोन वापस पैसा आ भी रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं पूरा एनपीए देते जा रहा है, ऐसा तो नहीं। तो वो हम लोग देखते हैं। पहला बात तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ये रीजन दिया, और दूसरा रीजन दिया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी है हमारा वो स्ट्रांग है अभी। ठीक है। तो फंडामेंटल्स में क्या क्या फंडामेंटल्स अच्छे हैं वो देख लेते हैं। तो कह रहा है कि जीडीपी, फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट हम लोग का बहुत अच्छा है। और अगर अगर अभी आप लोगों को डाउट हो रहा है कि एफडी यानी कि फिजिकल डेफिसिट क्या है या रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे, वहां पर एक बार आप देख लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये
आपका स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस वहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब कि हमारा जो जीडीपी है, फिजिकल डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, ये बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में अच्छा है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो रेजिलियंट है। इन्फ्लेशन हम लोगों का अच्छा है, 5% के अंदर कंट्रोल्ड है, एक्सपोर्ट भी अच्छा है, और इंडिया का फिजिकल कंसिडरेशन करता है। फिजिकल कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग फाइनेंस फिजिकल डेफिसिट जो है, जो कि ये बताता है कि हम लोग को कितना बाहर से उधार लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है जितना भी हमारा देश खर्चा किया है माइनस जितना भी वापस पैसा आया है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, एक मिनट आप दें मुझे, और क्लियरिटी मैं आपको करना चाहता हूँ यहाँ पर। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है वो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। फिजिकल डेफिसिट जो है वो होता है जितना भी हम लोगों का एक्सपेंडिचर हुआ है, देश का एक्सपेंडिचर, माइनस जो भी हम लोगों का रिसिप्ट आया है, यानी पैसा घूर करके आया है, लेकिन इसमें हम लोग बोरोइंग्स नहीं डालते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको अभी समझाता हूँ ऐसे, डोंट वरी। देखिए, फिजिकल डेफिसिट जो है वो है एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। मतलब सरकार जितना भी खर्चा कर रही है, अपना देश जितना भी खर्चा कर रहा है, तो मान लीजिए सारा पैसा खर्चा कर देगा और कुछ पैसा ही आया है, मतलब कि हमको लॉस ही पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा देश 20,000 रुपया खर्चा किया बहुत सारा स्कीम्स में, और बहुत सारा खर्चा होता है ना, मनरेगा में बहुत सारा पैसा देता है, और बहुत सारा डिपार्टमेंट को अलग अलग पैसा देता है कि आगे दो, बहुत सारा सब्सिडी भी देता है। तो मान लीजिए 20,000 खर्चा कर दिया हमारा देश, और उसको वापस टैक्स वैक्स से पैसा मिला था 15,000। तो अब देखिए यहाँ पर 5,000 क्या हुआ, 5,000 का तो घाटा पड़ गया हम लोग को। तो ये 5,000 आएगा कहाँ से? हम लोग खर्चा कैसे कर रहे हैं 5,000 एक्स्ट्रा? 5,000 रहना भी तो चाहिए। तो ये जो 5,000 है ये बोरोइंग्स रहता है, इसको हम लोग बोरो करते हैं, किसी दूसरे से उधार लेते हैं, तब खर्चा करते हैं, समझे? तो फिजिकल डेफिसिट जितना कम रहेगा उतना फायदा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 1,000 रहे सिर्फ, तो 1 ही 1,000 हम लोग को उधार लेना पड़ेगा, तब तो ये हम लोग के लिए अच्छा है, यानी कि हम लोग का जो भी इकोनॉमी है वो स्ट्रांग है, यही ना मतलब होगा। इसीलिए एफडी कम होना चाहिए। तो एफडी हम लोग कम कर रहे हैं साल दर साल, क्योंकि अचानक से कम तो हो नहीं सकता है, धीरे धीरे करके तो कम करना है। तो जब हम लोग एफडी को कम करते हैं उसी को हम लोग फिजिकल कंसोलिडेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फिजिकल डेफिसिट है इसको कम करना, इसका टारगेट फिक्स करना कि इसको कम करना है, आगे जाकर के हम लोग को इसको कम करना है, उस चीज को ही हम लोग बोलते हैं फिजिकल कंसोलिडेशन। सॉरी, आज मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? पहला हम लोगों ने देख लिया था कि मैक्रो फाइनेंशियल रिस्क में ग्लोबल और इंडिया में क्या क्या रिस्क है वो देख लिया। दूसरा हम लोगों ने देखा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का साउंडनेस क्या है और रेजिलियंस है कि नहीं है, वो स्ट्रांग है कि नहीं है। तो इस रिपोर्ट ने कहा कि हाँ यार, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कैसे स्ट्रांग है? एक तो फंडामेंटल्स इसके अच्छे हैं, और दूसरा कि ये एक्चुअल में स्ट्रांग है, इसके नंबर्स बता रहे हैं कि ये स्ट्रांग है। तो हम लोगों ने पूछा कि ये जो फंडामेंटल्स है कैसे अच्छे हैं, तो इन लोगों ने कहा कि मेरा जीडीपी अच्छा है, फिजिकल डेफिसिट अच्छा है, रिवेन्यू डेफिसिट अच्छा है, इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल है, एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है, और फिजिकल कंसोलिडेशन हम लोग करते हैं, यानी कि एफडी को हम लोग कंट्रोल में रखने का कोशिश करते रहते हैं, इसीलिए हम लोग स्ट्रांग है स्टेबिलिटी में। दूसरा बोला था कि हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि स्ट्रांग है। तो नंबर्स को एक बार देख लेते हैं। तो नंबर्स में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का
तीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम लोग देखते हैं, एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक, दूसरा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और तीसरा एनबीएफसी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक का CRAR यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 16.8% है, ग्रॉस एनपीए 3.1% है और नेट एनपीए 0.8% है। अब ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है ये आपका होना चाहिए कितना, 12%, सॉरी 11.5% उसका होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है 16.8%। बहुत अच्छा है भाई। तो इसीलिए तो कह रहा है कि हमारा इंडिया स्ट्रांग है, हमारा बैंकिंग सेक्टर जो है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो स्ट्रांग है। कैसे स्ट्रांग है, नंबर बता रहा है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए था 12%, लगभग है लेकिन 16%। CRAR होता क्या है ये भी एक बार जान लेना जरूरी है। CRAR क्या होता है, देखिए कोई भी बैंक के अंदर इतना कैपिटल होना चाहिए, कुछ परसेंट कैपिटल होना चाहिए ताकि वो आगे लोन दे सके। मान लीजिए कि जितना पैसा है सारा पैसा ही लोन दे रहा है, तो जो भी उसका लोन ले रहा है वो तो पैसा लेगा, डूब जाएगा लोन, अब भाग जाएगा विजय माल्या के जैसा, तब तो बैंक डूब जाएगा यार, बैंक के पास पैसा ही नहीं रहेगा। तो बैंक कुछ पैसा, कुछ परसेंटेज अपने पास रखता है कैपिटल के रूप में, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये कैपिटल यूज हो पाए। ठीक है, तो कितना परसेंट रखता है उसी को हम लोग CRAR कहते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल क्या आपका एडिक्वेट है, जितना आप फाइनेंशियल लोन देते फिर रहे हैं। ठीक है, तो RBI कहता है कि हम लोग का बैंक में जो भी CRAR है वो कम से कम 12% तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको ब्रॉड वे में बता रहा हूँ। CRAR का एक सेपरेट वीडियो है जो कि स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ मैं ब्रॉड वे में बोल रहा हूँ कि RBI कहता है कि जो भी बैंक्स है CRAR 12% रहना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं इन्होंने अपना CRAR कितना रखा है, 16.8%। बहुत अच्छा है भाई। और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने कितना रखा है, 16.9%। और एनबीएफसी ने कितना रखा है, 27.6%। वाह, सोचिए, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो स्ट्रांग है। ग्रॉस एनपीए का भी एक नंबर आप देख लीजिए। अब आप अगर पूछेंगे कि ग्रॉस एनपीए क्या होता है तो वो मैं आपको बता दूंगा। एनपीए का मतलब क्या होता है, एनपीए मतलब उतना परसेंटेज जो कि आपको पैसा नहीं दे रहा है। आप किसी को लोन दिए हैं लेकिन लोन आपको वापस नहीं कर रहा है, तो कितना परसेंट लोन वापस नहीं कर रहा है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के केस में 3.1% वापस नहीं कर रहा है। ठीक है, और नेट एनपीए क्या होता है, ग्रॉस एनपीए का मतलब हो गया कि कितना परसेंट आपको वापस नहीं कर रहा है, लेकिन नेट एनपीए का वो मतलब हो गया कि एक्चुअल में कितना कर दिया है। ठीक है, ग्रॉस एनपीए में आप प्रोविजन करते हैं कि हाँ इतना तो हमको पैसा नहीं देने वाला है, नेट एनपीए में एक्चुअल पैसा नहीं दे रहा होता है, समझे। तो इसीलिए ग्रॉस एनपीए 3.1% है, जो कि बहुत लोएस्ट है, पिछला 10 सालों में सबसे लोएस्ट है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का। ठीक है, और नेट एनपीए है 0.8%। एनबीएफसी का भी देख लीजिए, ग्रॉस एनपीए 4.6% है और इसका रिटर्न ऑन एसेट 2.9% है। ठीक है, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक का इंपॉर्टेंट है, इस डेटा को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इस रिपोर्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कहा गया है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या कहा है। बोला है कि देखिए हम लोग माइक्रो स्ट्रेस टेस्ट किए हैं। स्ट्रेस टेस्ट का क्या मतलब होता है, मतलब ये लोग देखा है कि अगर स्ट्रेस पड़ गया तो ये क्या करेगा। अगर स्ट्रेस पड़ गया, अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, तो उस केस में ये CRAR है, GNPA है, NNPA है, क्या ये सब ठीक हो पाएगा। कि ऐसा तो नहीं कि अभी तो बढ़िया दिखा रहा है, CRAR अभी बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही कुछ प्रॉब्लम फंसा तब CRAR पूरा घट गया, तब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पूरा घट गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए बोल रहा है कि हम लोग मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट किए हैं। ये रिपोर्ट जो बनाया है वो कह रहा है कि हम लोगों ने मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि CRAR बेस लाइन में 14.8% रहेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, मतलब मीडियम लेवल का कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो ये हो जाएगा 13.5%। और अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम आ गया तो ये हो जाएगा 12.2%। यानी कि तब भी, यानी सीवियर केस में भी इसका CRAR 12.2% ही रहेगा। तो ये ठीक ठाक है, जितना RBI बोलता है उतना तक है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि हमारा जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो हम लोगों ने दो चीज देख लिया है हाइलाइट्स में।
पहला कि मैक्रो फाइनेंशियल रिस्क में कौन कौन सा रिस्क आ रहा है, और दूसरा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का साउंडनेस क्या है और रेजिलियंट है कि नहीं। तो रेजिलियंट है क्योंकि फंडामेंटल्स अच्छे हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नंबर भी अच्छे हैं। तो नंबर भी हम लोगों ने देखा कि CRAR जो है 16.8% है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का, और होना कितना चाहिए, लगभग 12.5%। CRAR क्या होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मतलब क्या होता है, कितना कैपिटल रहना चाहिए ताकि हम लोग दूसरे को लोन दे पाए। ऐसा नहीं कि सारा ही लोन दे दिए और अपने पास कुछ है ही नहीं कैपिटल, तो कैपिटल कुछ रखेंगे तो कितना परसेंट रखेंगे, वो वही है CRAR, यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो RBI कहता है कि 12.5% कम से कम रहना चाहिए, लेकिन अभी 16.8% है। अगर कुछ प्रॉब्लम पड़ता है तो उस केस में हम लोगों का 12.2% से गिरेगा नहीं, 12.2% तक रहेगा। अब हम लोग एक और चीज़ है, क्योंकि कंटेंट में हम लोगों ने कहा था कि 3 कंटेंट है। पहला मैक्रो फाइनेंशियल रिस्क, यहाँ से आप देख सकते हैं 3 चैप्टर है इसका। मैक्रो फाइनेंशियल रिस्क जो देख लिया हम लोगों ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साउंडनेस और रेजिलियंस ये भी देख लिया, और कुछ कुछ रेगुलेटरी इनिशिएटिव है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर आपको देखने की वाली बात है कि यहाँ एक और चीज़ आप देख लो जो कि इंपॉर्टेंट है इस रिपोर्ट के साथ साथ आपको जान लेना चाहिए कि ग्लोबल क्या चैलेंजेस हो रहे हैं, ग्लोबल में क्या लोग, क्या कंट्रीज जो हैं वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो ग्लोबली जो है बहुत ही स्लो ग्रोथ है। अगर आप IMF का रिपोर्ट देखोगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो उस केस में आपको ग्लोबल ग्रोथ रेट मिलेगा 3% 2023 के लिए, और 24 के लिए 2.9%, जो कि बहुत कम है। तो ग्लोबल चैलेंजेस भी आपको एक बार देख लेना चाहिए। IMF के अकॉर्डिंग ग्लोबल ग्रोथ रेट जो होने वाला है वो 3% होने वाला है 2023 के लिए, और 2.9% होने वाला है 2024 के लिए। बहुत सारा पब्लिक डेट है, बहुत सारा कंट्रीज पब्लिक डेट लेकर के फंस गए हैं, और इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन बहुत बढ़ गया है, यानी कि जैसे वार हो गया है, अलग अलग आदमी लोग बढ़ गया है, और जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ पर ये रिपोर्ट खत्म होता है। वापस से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड में। हम लोगों ने ये रिपोर्ट को सबसे पहले देखा था कि ये बाय एनुअल रिपोर्ट है, यानी कि साल में 2 बार आता है, जून में और दिसंबर में। हम लोग पहले ये जानते हैं कि ये क्या है। तो ये और कुछ नहीं, ये एक असेसमेंट है FHDC का। FHDC का सब कमेटी का एक असेसमेंट है, जो कि वो लोग फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स के साथ मिल करके बनाता है। फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स के साथ मिलकर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अकेले तो ये सब काम करना बहुत ही हार्ड है। इसीलिए फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स का थोड़ा मदद लिया जाता है, और फिर ये असेसमेंट किया जाता है, और इस असेसमेंट को पब्लिश किया जाता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के नाम से। ठीक है, इसके बाद इसका क्या क्या कंटेंट है इस रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट में 3 चैप्टर्स हैं, मैक्रो फाइनेंस रिस्क, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का साउंडनेस और रेजिलियंस, और तीसरा रेगुलेटरी इनिशिएटिव। 3 चैप्टर के साथ साथ ये सिस्टमिक रिस्क सर्वे भी करता है, जिसमें ये 5 रिस्क को इवेल्युएट करता है, चेक करता है। ये 5 रिस्क है, ग्लोबल, फाइनेंशियल, मैक्रो इकोनॉमिक, इंस्टीट्यूशनल और जनरल रिस्क। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इस बार का हाइलाइट्स क्या क्या है। तो 3 चैप्टर जो थे उन चैप्टर को हम लोग एक बार देखते हैं। मैक्रो फाइनेंशियल रिस्क को हम लोगों ने देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ग्लोबल लेवल पे और इंडिया लेवल पे क्या क्या रिस्क है। तो ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, रिसेशन है, जियो पॉलिटिकल टेंशन है, उसके बाद जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन है, फिजिकल इम्बैलेंस है, पब्लिक डेट है। इंडिया लेवल पे कंजम्पशन अच्छा है, गवर्नमेंट कैपेक्स है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, एक्सपोर्ट भी अच्छा हो रहा है। फिर हम लोगों ने देखा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या रेजिलियंट है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हाँ रेजिलियंट है। क्यों रेजिलियंट है? क्योंकि फंडामेंटल्स अच्छे हैं और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग्स है। अब फंडामेंटल्स में क्या क्या अच्छा है, जीडीपी अच्छा है, फिजिकल डेफिसिट अच्छा है, रेवेन्यू डेफिसिट अच्छा है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा है, और इंडिया फिजिकल कंसोलिडेशन करते रहता है, मतलब फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करते रहता है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग है, क्यों? क्योंकि उनके नंबर स्ट्रांग है। नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो आता है वो है CRAR। तो CRAR शेड्यूल कमर्शियल बैंक का 16.8% है, जबकि होना चाहिए 12.5%।
अगर कोई प्रॉब्लम होता है यानी कि स्ट्रेस होता है, अगर बेस लाइन का स्ट्रेस है तो 14.8% रहेगा, मीडियम स्ट्रेस आ जाएगा तो 13.5% रहेगा, और सीवियर केस आ जाएगा तो 12.2% रहेगा। और इससे ही मालूम चलता है कि हम लोग का एफआई बहुत स्ट्रांग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो स्ट्रांग है। फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का भी सीआरआर देखा, एनबीएफसी का भी हम लोगों ने सीआरआर देखा, और ग्रॉस एनपीए भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने ग्लोबल चैलेंजेस एक बार देख लिया कि अभी फिलहाल ग्लोबल चैलेंजेस क्या क्या है, और इस तरह से ये रिपोर्ट हमारा कंप्लीट हो गया। मेरा यहाँ सॉफ्टवेयर बहुत हैंग कर रहा है। तो मेरा सॉफ्टवेयर काफ़ी हैंग किया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं ये इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया हो, तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा यही रहेगा कोशिश कि आपको मैं इस तरह के नोट से आगे बढ़ाते जाऊँ, और आपका क्लैरिटी भी अच्छा हो, और सिंप्लीफाइड वर्जन में आप चीज़ों को समझ सकें, चीज़ों को याद कर सकें। यही मेरा कोर पर्पस है। तो हालांकि ये मेरा सेकंड वीडियो ही है, इसीलिए आपको इतना एफिशिएंसी मेरा नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन मैं आशा करता हूँ और मैं प्रॉमिस भी करता हूँ कि आगे ये प्रॉब्लम नहीं होगा, और मैं अपने आप को और सुधारूंगा। कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट में करोगे तो मैं बहुत आपको अप्रिशिएट करूँगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। शंभू शंकर।